नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कोरोना महामारी और साथ ही साथ बढ़ती महंगाई के चलते गोल्ड ईटीएफ में लोगों की पसंद और लोगों का रुझान काफी ज्यादा बढ़ रहा है और यही वजह है कि जो एम्फी ने एक डेटा सामने रखा है उसके मुताबिक बीते साल यानी 2021 में कुल 4,814 करोड़ रुपए का निवेश गोल्ड ईटीएफ में आया है। हालांकि साल 2020 के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी अगर हम करंट परिस्थितियों को देखें तो गोल्ड क्या वाकई लोगों के निवेश विकल्प के तौर पर एक बेहतर डील साबित हो सकता है। इस पर हम करने वाले हैं खास चर्चा और सोने में निवेश के तमाम विकल्प पर भी आज हमारी खास फोकस रहेगा। इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। जरा सबसे पहले उनका परिचय करा दे। क्षितिज महाजन, को फाउंडर कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट से हमारे साथ हैं और साथ ही माई वेल्थ ग्रोथ के को फाउंडर हर्षद चेतनवाला भी हमारे साथ हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। क्षितिज और हर्षद, वेलकम शो में आप दोनों का। अब आज के शो में खास क्या है, जरा सबसे पहले उसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में खास तौर पर समझेंगे क्यों बढ़ रही है सोने में लोगों की रुचि, सोने में निवेश के लिए ईटीएफ क्यों पसंद, गोल्ड में निवेश के बेस्ट विकल्प क्या हैं और क्या सोने में निवेश करने का यह सही समय है। हर्षद, गोल्ड ईटीएफ की चमक बढ़ी है। 2021 के जो आंकड़े सामने आए हैं एम्फी की तरफ से, उसमें ये सामने आया है कि लोगों ने सोने में निवेश के तौर पर गोल्ड ईटीएफ को काफी पसंद किया है। 4,814 करोड़ रुपए का कुल निवेश सोने में साल 2021 में हुआ है। हम ये जो आंकड़े हैं उससे क्या समझें? जी बिल्कुल स्वाति जी, ऐसा इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो गोल्ड में जो रुचि जो है निवेशकों की, वो पिछले साल भी बरकरार रही और बढ़ी है। दो चीजें मैं एक कहना चाहूंगा। एक है कि अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स या फोलियोज जो हम कहते हैं स्वाति जी, उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 261% जो है वो इंक्रीज हुआ है गोल्ड ईटीएफ्स का, इन्वेस्टर्स का, जो हम फोलियोज की बात करेंगे। उसी की तुलना अगर हम एयूएम में इंक्रीज की बात करेंगे तो एयूएम जो है केवल 30% इंक्रीज हुआ है। तो एक चीज तो है कि बहुत से निवेशकों ने जो गोल्ड ने जो रिटर्न्स जो दिया है, सोने ने जो रिटर्न्स दिया है 2020 के वर्ष में, उसको देखकर बहुत से निवेशक 2021 में गोल्ड में इन्वेस्ट करना उन्होंने शुरू किया है। तो नो डाउट इसमें जो नंबर्स जो है वो काफी बड़े हैं, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बड़े हैं, बहुत से निवेशक बड़े हैं उसमें। अगर एयूएम की तुलना करें तो बहुत से रिटेल पार्टिसिपेशन की भी हमने देखी है कि बहुत सारा रिटेल पार्टिसिपेशन भी आया है गोल्ड ईटीएफ्स में। ओके, बिल्कुल। और हम 2021 में गोल्ड निवेश के आंकड़े भी दिखा रहे हैं। अगर हम जुलाई के आंकड़ों को माइनस कर दें, जिसमें आउटफ्लो हुआ था इनफ्लो के बजाय, तो अच्छे हमें आंकड़े देखने को मिले हैं। निवेश ईटीएफ में निवेश में अच्छे आंकड़े देखने को मिले हैं और कुल निवेश जो अभी सामने भी आया है एमपी की तरफ से 4,814 करोड़ रुपए का 2021 में। और जैसा मैंने शुरुआत में बोला, क्षितिज भी हमारे साथ हैं, कि 2020 के मुकाबले 2021 में आंकड़े कम जरूर हैं क्षितिज, लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन को देखें और जो दुनिया भर में जो सोने का निवेश बढ़ा भी है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की भी रिपोर्ट आई है सामने कि जनवरी में ग्लोबल ईटीएफ में $2.7 बिलियन का निवेश हुआ है, जो कि मई 2021 के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो ये समझ में आ सकता है कि अभी जो परिस्थितियां हैं वो सोने में निवेश के लिए काफी ज्यादा फेवर में जा रही हैं। स्वाति, माय सेंसेस की गोल्ड हमेशा आपके एक पोर्टफोलियो का एक जो होता है ना, एक पिलर होना ही चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 5-6% गोल्ड में एलोकेशन होना ही चाहिए। हैविंग सेड दैट, मैं इंडिया की कंजम्पशन के ऊपर अगर आपको बोलूं तो ट्रेंड थोड़ा शिफ्ट हुआ है फिजिकल गोल्ड टू अ लाइव व्हाट यू कॉल ईटीएफ गोल्ड और डिजिटल गोल्ड। वो ट्रेंड थोड़ा शिफ्ट हुआ है एंड उससे बहुत फर्क पड़ा है जो मैं समझ सकता हूँ। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, तो हाँ, कोविड के बाद
काफी हद तक लोगों के अंदर एक ये जागरूकता आई है कि जहां वो एग्रेसिव एसेट क्लास में तो है ही है, बट साथ ही साथ में सेविंग पर्से में गोल्ड एंड बाकी एसेट क्लासेस में भी जाएं, तो वो एक ट्रेंड बहुत इंक्रीज हुआ ही है। मैं देख रहा हूँ जितने भी बड़ी एज के लोग हैं या मिडिल एज के लोग हैं, उनका तो शुरू से एक रुझान था, बट एक्चुअली आई एम सरप्राइज, थैंक्स टू ई वॉलेट्स, थैंक्स टू डिजिटल गोल्ड, काफी यंग पॉपुलेशन भी कुछ पोर्शन अपने यहाँ का सेविंग का गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि आज आपके पास विंडो है जहाँ पे आप 100, 200, 500 रुपीज में भी सेव कर पा रहे हैं। तो एक ये कल्ट गोल्ड इन्वेस्टमेंट का धीरे धीरे, और एक क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज गोल्ड इन्वेस्टमेंट का, ना कि फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट का, धीरे धीरे बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो सोने में निवेश में एक अच्छा खासा हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। दुनिया भर में सोने में निवेश बढ़ा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो रिपोर्ट पेश करता है उसके मुताबिक ग्लोबल ईटीएफ में जनवरी में ही 2.7 बिलियन डॉलर्स का निवेश हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि मई 2021 के मुकाबले ये जो आंकड़े हैं काफी ज्यादा हैं। हालांकि 2021 सोने के लिए उतना ज्यादा चमकदार साल नहीं था, लेकिन हम 2022 के बिल्कुल शुरुआत में ही हैं। और कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि सोने में निवेश का विकल्प आप सबके लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, हर्षद, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सोने के दाम बढ़ने या घटने के पीछे के बड़े कारण होते हैं। और अब हम जिस परिस्थिति में हैं, जिस तरीके से हम ग्लोबल मार्केट्स देख रहे हैं, भारतीय बाजार देख रहे हैं, यूएस फेड का रेट्स बढ़ाने की संभावना देख रहे हैं, या फिर एक राजनीतिक उठापटक भी हम यूक्रेन में इस वक्त देख रहे हैं, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि गोल्ड के प्राइस को डिटरमिन कर सकते हैं, उसके प्राइस को बढ़ाने या घटाने पर एक बहुत हद तक दारोमदार हो सकता है। कुल मिलाकर सोने के दाम किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं? बिल्कुल स्वाति जी, आपने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपकी बात में आपने पुट फॉरवर्ड की है। तो देखिए, गोल्ड जो है ना, उसे अनसर्टेन टाइम्स में बहुत से निवेशक पसंद करते हैं, क्योंकि जब भी अनसर्टेनिटी होती है, जब हमने देखा 2020 में, इनफैक्ट 2019 के एंड से ही अगर हमने देखा था, जब कोविड का सिनेरियो जब आया था, तब बहुत से निवेशकों ने गोल्ड को जो है पसंद किया और गोल्ड में इन्वेस्ट किया। तो गोल्ड जो है वो अनसर्टेनिटी के टाइम पे बहुत ही इफेक्टिव होता है, और यही एक बड़ा फैक्टर है जो गोल्ड के प्राइसेस को डिफाइन करता है। तो एक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या राजनीतिक इश्यूज जैसा अभी यूक्रेन में चल रहा है, ठीक है, वो एक फैक्टर है। डिमांड सप्लाई भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सोने की मांग, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड, किस तरह से आर्थिक सिचुएशन है, वो भी काफी मायने रखती है। इंटरेस्ट रेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड और इन इंडिया मैटर्स अ लॉट, ठीक है। और गोल्ड जो है ना स्वाति जी, लोग उसे सेफ हेवन समझते हैं, वो एक ऐसा एसेट क्लास समझते हैं जहां पे कुछ भी हो जाए लेकिन गोल्ड का वैल्यू कभी डाउन नहीं होता। और जो बार बार लगातार गोल्ड ने जो है अक्रॉस द इयर्स पुट फॉरवर्ड किया है और जिस तरह से परफॉर्म किया है, जब स्थिति जो है कंट्रोल के बाहर है या फिर बहुत ही अनसर्टन रहा है, तब तक गोल्ड जो है आपको आपके वैल्यू को बचा के रखता है। तो ये सारी चीजें हैं जो गोल्ड का प्राइस डिटरमाइन करती है। इंडिया में पर्टिकुलरली देखा जाए तो एक मॉनसून भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि इंडिया में कंजम्पशन गोल्ड का बहुत ज्यादा होता है, और हर एक इवेंट पे, हर एक अच्छे काम के लिए गोल्ड को यूज किया जाता है, तो वहां से एक डिमांड एक बड़ा आ जाता है। तो कुछ फैक्टर्स ऐसी है जो आपको गोल्ड के प्राइस को डिटरमाइन करने या गोल्ड के दाम को डिटरमाइन करने में काम आते हैं। बिल्कुल। और जब हम सोने में निवेश की बात करते हैं, सोने का निवेश या सोने में निवेश सोना खरीदना नहीं माना जाता है। मतलब आपके घर में जो फिजिकल गोल्ड है, आपके पास जो गहने हैं, ज्वेलरी है, उसको हम सोने में इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि उस पर आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट लॉकर में अगर आप रखते हैं तो आपका पैसा जा ही रहा है। सोने में निवेश के कई और विकल्प खुल गए हैं, जिसमें हमने शुरुआत में गोल्ड ईटीएफ की बात की, जिसके आंकड़ों पर हम चर्चा कर रहे थे। तो क्षितिज, जब हम गोल्ड ईटीएफ से ही शुरुआत कर लेते हैं, गोल्ड ईटीएफ की बात करते हैं, तो ऐसा क्या खास है गोल्ड ईटीएफ में जिसको हम कहेंगे कि सोना अगर आप न खरीदें, फिजिकल फॉर्म में सोना ना खरीदें, तो पेपर फॉर्म में आप ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। तो गोल्ड ईटीएफ की खासियत आपके लिहाज से क्या है?
क्षितिज, आप अपना साउंड प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अभी कैन यू हियर मी स्वाति? यस, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। हाँ, तो सबसे पहले तो जो बात करते हैं हैसल ऑफ कीपिंग और स्टोरिंग अ गोल्ड। आपने फिजिकल गोल्ड लिया, प्योरिटी की बात करें तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब आप नॉर्मल बार खरीद रहे हैं या कॉइन खरीद रहे हैं बैंक से, मे बी वो वापस हो जाएगा उसी उसी भाव पे। पर अगर आप कोई ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं, एंड बीइंग अ फीमेल आपसे बेटर कौन जानता होगा दैट व्हेन यू गो बैक एंड उसको सेल करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कट लग जाता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। सेकेंड, यू नीड टू स्टोर फिजिकल गोल्ड। जबकि आप जब ईटीएफ की बात करें, पेपरलेस है, ट्रांजैक्शन है, ऑल यू नीड इज अ डीमेट अकाउंट। आपको बस डीमेट अकाउंट की जरूरत है, क्योंकि ईटीएफ के जो फॉर्म होती है वो यूनिट्स में सेव होता है डीमेट अकाउंट में। थर्ड, जब आप ईटीएफ बाय करते हैं तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे बाय करते हैं। ज्यादातर ईटीएफ आपको 20-30 बिप्स की कॉस्ट पे मिल जाएंगे। और जब भी आपको कल को गोल्ड की जरूरत है, मान लीजिए आपकी डॉटर है, ये आपको किसी ओकेजन के लिए गोल्ड चाहिए है, आपको उस समय अपना फिजिकल गोल्ड जाके बेचने की जरूरत नहीं है या उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसी को यूनिट्स को बैंक में जाके इन कैश करा सकते हैं एज ए गोल्ड। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई दोनों बैंक ये फैसिलिटी देते हैं। या फिर आप इन्हीं यूनिट्स को बेच के जो पैसा आता है उससे मार्केट से गोल्ड खरीद सकते हैं। तीसरी ये इंपॉर्टेंट बात। चौथी, जब आप डीमेट में ईटीएफ के तरीके से गोल्ड रखते हैं तो इसका टैक्सेशन जो है डेट टैक्सेशन की तरह ट्रीट होता है। 3 साल के बाद जब भी आप ये विड्रॉ करते हैं तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% इंडेक्सेशन के 20% लगता है, विद इंडेक्सेशन के साथ लगता है, तो हार्डली एनी टैक्स लगता है जो गेन्स होते हैं। एंड पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईज ऑफ ट्रांजेक्शन। आप एज लो एज 500 रुपीज, 1000 रुपीज का खरीद सकते हैं। आप मंथली सिप कर सकते हैं इसमें। आपने सोच लिया अच्छा ठीक है, एवरी मंथ आई विल पुट 1000 रुपीज और 2000 रुपीज इन गोल्ड, तो रादर जाके कि आप बाय करो, आपने क्या किया, एक सिप डिफाइन कर दी एचडीएफसी के या किसी भी फंड के, निपॉन के या किसी भी फंड के गोल्ड फंड में या ईटीएफ में। सो डिफरेंस बिटवीन ईटीएफ और गोल्ड फंड का यह है कि दैट ईटीएफ के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत है। गोल्ड फंड में आप नॉर्मल म्यूचुअल की तरह खरीद सकते हैं, और जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड से आप बाय करते हैं वैसे ही आप उसको एएमसी से बाय कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। एक और चीज जो आपने पहले प्रश्न किया उसमें बहुत अच्छा आंसर दिया जो दूसरे स्पीकर हैं यहाँ पे। मैं एक चीज और ऐड करता हूँ इसमें, डिमांड सप्लाई की बात जो हुई है ना, अब जो नया गोल्ड एक्सट्रैक्ट भी हो रहा है तो जितना आपको गोल्ड और एक्सट्रैक्ट करना, आपको और नीचे जाना पड़ता है, तो उसका कॉस्ट बढ़ रहा है। अब हुआ क्या, पिछले 1.5-2 साल में पेंडेमिक के कारण एक्चुअल में जितना भी गोल्ड बाय हुआ है वो फेस्टिव सीजन के कारण इंडिया में जरूर बाय होता है, पर ग्लोबली जो बाय हुआ है वो हेजिंग के कारण बाय हुआ है। इनिशियली जब पेंडेमिक हुआ एंड ग्लोबल मार्केट्स क्रैश हुआ तो गोल्ड में पैसा थोड़ा मूव किया, एंड वी हैव सीन गोल्ड इंडिया में भी मूव किया। और इंडिया में गोल्ड जो है वो दो कारणों से मूव करता है। ऑब्वियसली एक तो जब कुछ जैसे ग्लोबल सिनेरियोज की बात हुई है, जब कोई पेंडेमिक आता है और एज ए हेज मूव करता है। सेकंड, जब भी रुपया आपका डेप्रिशिएट करता है, क्योंकि गोल्ड ग्लोबली डॉलर में ट्रेड होता है। दूसरा एक ये भी कारण है। बिल्कुल। तो गोल्ड ईटीएफ, क्या उसके फायदे हैं और क्या कमियां भी हमने चला दी, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और थोड़ा उसके जो डाउन साइड्स है वो आपके लिए समझना जरूरी है। ये भी हमने कुछ पॉइंट्स के जरिए आपको बताया। टैक्सेशन हालांकि समझाया क्षितिज ने यहाँ पर। निवेश करने का तरीका, यहाँ पर मतलब डीमैट अकाउंट होना आपके लिए जरूरी है, और एनएससी पर उपलब्ध होते हैं गोल्ड ईटीएफ के यूनिट जिसको आप खरीद सकते हैं, और फिर वो जो राशि है वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगी। ये तो गोल्ड ईटीएफ की बात हुई, लेकिन गोल्ड ईटीएफ इकलौता ऐसा तरीका नहीं है सोने में निवेश करने का। सोने में निवेश के कई और विकल्प भी हैं। अगर आप सोने में फिजिकली निवेश भी करना चाहते हैं तो सोने के सिक्के भी आप खरीद सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है। गोल्ड स्पॉट ईटीएफ जिसकी हम चर्चा की, गोल्ड म्यूचुअल फंड हो गया, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, और फिर डिजिटल गोल्ड है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हर्षद एक और बहुत ही ज्यादा प्रचलित विकल्प है सोने में निवेश का, और आपके लिहाज से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के क्या फायदे हैं, जिसमें आप दर्शकों को बताएंगे कि हाँ, सोने में निवेश के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा विकल्प उनके लिए हो सकता है। बिल्कुल, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक गोल्ड में निवेश करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर हम उसको अगर देखेंगे जो डिजिटल फॉर्मेट में रहता है। एक दूसरी चीज और सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको उस पे आपका गोल्ड का प्राइस के हिसाब से रिटर्न तो मिल ही रहा है, उसके साथ आपको एक एनुअल ब्याज जो कहते हैं, रिटर्न जो कहते हैं, इंटरेस्ट जो कहते हैं, वो मिलता है, जो 2.5% पर एनम मिलता है। अब ये जो इंटरेस्ट है वो
आपको हाफ ईयरली पे किया जाता है, हर 6 महीने में आपको क्रेडिट मिलता है उसका। दूसरी चीज है कि जब आप उसको आप ऑनलाइन खरीदोगे तो आपको उसके पे कुछ डिस्काउंट मिलता है। जो अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको गोल्ड है ना, एक ट्रस्ट कहा जाता है सॉरी जी, और वो ट्रस्ट को खरीदने के लिए आप है ना, अगर आप गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड लेते हो तो आपको पता है कि ये एसेट जो है वो गवर्नमेंट बैक्ड है, तो आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनदर एक दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड को मैच्योरिटी तक अगर हमने होल्ड कर लिया तो जो पूरा रिटर्न जो है वो टैक्स फ्री हो जाता है। अब ज्यादातर हम इंडिया में गोल्ड खरीदते हैं लंबे समय के लिए खरीदते हैं, हेजिंग के लिए नहीं खरीदते। तो जब हमने गोल्ड लंबे समय के लिए खरीदना है तो हम और उस पे अगर हमने और कोई तरीके से गोल्ड ले लिया तो मुझे उस पर टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अगर मैंने छोटे समय में कम समय में बेचा 3 साल के अंदर, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अगर 3 साल के बाद मैंने बेचा है। लेकिन गोल्ड हम जब लंबे समय के लिए खरीदते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को अगर हमने मैच्योरिटी तक होल्ड कर लिया तो कंप्लीटली उसका मैच्योरिटी तक वो टैक्स फ्री हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सॉवरेन गोल्ड फंड्स को एक अच्छा एक जरिया बना देता है गोल्ड में निवेश करने का। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है, जैसे कि आप एक स्मॉलर चंक्स में भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को आप खरीद सकते हो, लेकिन वहां पे एक लिमिट मेंशन की गई है कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में केवल 4 किलो तक ही आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर की तरह से, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड एक अच्छा ऑप्शन है गोल्ड में निवेश करने के लिए। तो सोने में ये निवेश का गोल्डन चांस है क्या, इस पर कर रहे चर्चा हमारे साथ एक क्षितिज महाजन और साथ ही हर्षद चेतरवाला से हम कर रहे हैं बात। क्षितिज, हमने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ पर चर्चा की, एक और विकल्प है सोने का जो कि गोल्ड ईटीएफ से उतना कुछ अलग नहीं है लेकिन फिर भी कितना अलग है ये समझना हम चाहते हैं, वो है गोल्ड म्यूचुअल फंड। इसके बारे में बताइए। देखिए, अभी तो थैंक्स टू दिस कोविड, नॉट इन अ रियल सेंस बट बिकॉज ऑफ कि काफी पैसा इक्विटी मार्केट्स में मूव किया एंड ये ट्रेंड शुरू हो गया कि दैट एवरी मंथ 30-35 लाख डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, और उस कारण से गोल्ड ईटीएफ का भी जो एक प्रचलन है थोड़ा बड़ा है। पर स्वाति, अगर आप नॉर्मल तरीका देखें, जो लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है वो गोल्ड फंड ऑफ फंड ले सकते हैं या गोल्ड म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, क्योंकि ईटीएफ के लिए आपको डीमैट चाहिए, गोल्ड फंड ऑफ फंड के लिए या गोल्ड म्यूचुअल फंड के लिए आपको डीमैट नहीं चाहिए। डिफरेंस कुछ नहीं है, एक तरह से समझिए आप, एक आपके सामने एक गोल्ड ईटीएफ है, जिसके पास डीमैट है वो सीधा लेता है, जिसके पास नहीं होता है उसी गोल्ड ईटीएफ को म्यूचुअल फंड के एक रैपर में रैप करके ऑफरिंग हो जाती है उन लोगों के लिए जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है। तो जो लोग डीमैट अकाउंट नहीं पोजेस करते हैं या वो स्टॉक्स में उनके पास ट्रेडिंग नहीं होती है या वो सीधा सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए बहुत सारे विकल्प है। वो म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बोला, आपने एक मंथली एक अमाउंट डिसाइड कर लिया है कि दैट मुझे लेट्स से 5% ऑफ द पोर्टफोलियो मुझे गोल्ड में डालना है, आपने उतना अमाउंट की आप सिप भी कर सकते हो डिफाइंड डेट पे कि सेकंड डेट को या 8th ऑफ एवरी मंथ मेरा 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 500 रुपए, जो भी अमाउंट आप डिसाइड करते हैं वो उस अमाउंट से निकल के गोल्ड में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो एक तरह से आपको फिजिकल गोल्ड कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप शेयर्स नहीं बाय करते हो तो आपको स्पेशली ईटीएफ के लिए डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। तीसरा, आपका कॉर्पस तो इकट्ठा होता ही जा रहा है। देखिए, वो यूनिट्स जो गोल्ड की जैसे 5-5 हजार की वैल्यू कर रहे हैं, 60,000 में आपके पास अगर आज 60,000 रुपए तोला रेट है सोने का, तो एक साल में आपके पास 1 तोला इकट्ठा हो गया एक तरह से। अब एवरी ईयर देखिए अंडरलाइंग यूनिट्स है वो, तो आप अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो वो 1 तोला कम नहीं होने वाला है। अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास यूनिट्स है, अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा उन यूनिट्स की भी वैल्यू उतनी बढ़ेगी। सो कल को 5 साल, 10 साल, 15 साल की सिप करने के बाद अगर आपको गोल्ड की एक्चुअल में जरूरत है फॉर एनी फंक्शन, आपका अपनी रिटायरमेंट का फंक्शन है, डॉटर की वेडिंग है, सन की वेडिंग है, तो आप उसको बेच के, उसको यूनिट्स को बेच के आप इजिली उसे कन्वर्ट करके जो आपके अकाउंट में आएगा पैसा, आप उससे गोल्ड बाय कर सकते हैं। नो हैसल ऑफ स्टोरिंग, नो हैसल ऑफ मार्केट में दोबारा जाके, जब आप कुछ लेट्स से 15 साल के बाद ट्रेंड चेंज हो जाएगा, आज आपने कुछ ज्वेलरी ली है, 15 साल में कुछ और ट्रेंड है, जब आप लेने गए हो, बेचने गए हो, तो उसमें आपको कट लगता है प्राइस में, फिर आप जब बाय करते हो तो उसमें मार्कअप लगता है आपको। तो उससे अच्छा है जब आपको इवेंचुअली जरूरत है गोल्ड की, तब आप इन्वेस्टमेंट वैल्यूट करें और इजी वे में अपना जब जरूरत हो फिजिकल गोल्ड बाय करें। बिल्कुल, तो सोने में निवेश के कई फायदे हैं और सोने में निवेश के अलग अलग विकल्पों पर हम चर्चा कर रहे हैं।
और विकल्प यहाँ पर खत्म नहीं होते। इनफैक्ट एक ऐसा एसेट क्लास है ये जिसमें आपके पास निवेश के कई विकल्प हैं और एक से बढ़कर एक विकल्प है। अब डिजिटल गोल्ड, हर्षद, वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। मतलब आप अपने लैपटॉप से, अपने फोन से, अपने कंप्यूटर से, कहीं से भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, वो भी ₹1 का डिजिटल गोल्ड भी आप खरीद सकते हैं। तो डिजिटल गोल्ड भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। जी स्वाति, डिजिटल गोल्ड एक और तरीका है गोल्ड खरीदने का। लेकिन मैं सिर्फ 2 चीज कहूंगा इसके बारे में कि जब भी आप निवेश करने का सोचे तो हमें, जैसे मैंने कहा कि गोल्ड की हम सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो जैसे गोल्ड ETF हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सेबी द्वारा रेगुलेटेड है। गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड जो है ये गवर्नमेंट बैक्ड है। उसी तरह से डिजिटल गोल्ड जो है एक ट्रस्ट फॉर्मेट में चलता है। लेकिन जब भी आप निवेश करें, पहले डिजिटल गोल्ड के बारे में पूरी जानकारी लेके फिर ही निवेश करें। तो गोल्ड, जैसे डिजिटल गोल्ड में आप जैसे बाय करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप छोटे अमाउंट से आप बाय कर सकते हो, कॉइन्स ले सकते हो, बाल ले सकते हो, ज्वेल्स ले सकते हो, अलग अलग तरीके से। जैसे आपने कहा, बहुत आसान तरीके से आप, बहुत से एप्स हैं, बहुत से पोर्टल्स हैं जहां पे आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो और आप छोटी रकम में भी निवेश करना शुरू कर सकते हैं। जो भी गोल्ड है वहां पे 24 कैरेट गोल्ड ऑफर किया जाता है और जैसे डिजिटल नाम है, डिजिटली सेफ है। आप बेशक बिना कोई प्रॉब्लम से आप उसमें खरीद के बेच सकते हो। लेकिन अगर आप ओवरऑल तुलना करें अलग अलग तरीकों के निवेश करने की, तो अगर रेगुलराइज्ड बोलते हैं, अगर कहते हैं, तो सबसे ज्यादा रेगुलराइज्ड जो है वो सेबी बैक्ड जो होता है, जो गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड ETF है, और नो डाउट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड है जो गवर्नमेंट के खुद की बैकिंग है उसमें। बिल्कुल, तो डिजिटल गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके कई फायदे भी हैं, लेकिन कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी है जिसका क्रेडिबल होना जरूरी है और वैसे ही प्लेटफॉर्म से आपको डिजिटल गोल्ड की खरीद करनी चाहिए और इनफैक्ट कई ऑफर्स भी आपको मिलते हैं डिजिटल गोल्ड की खरीद पर। एंड में क्षितिज, मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि सोना एक ऐसा एसेट क्लास है, जैसा मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, उसमें निवेश के कई विकल्प हैं। जब विकल्प बहुत सारे हो जाते हैं तो हम काफी इसमें लालच में भी आ जाते हैं, चलिए सोना खरीद लेते हैं और उसमें निवेश कर लेते हैं। तो लिमिट क्या होनी चाहिए किसी के पोर्टफोलियो में सोने के एक्सपोजर की, और सोना खरीदने से पहले या सोने में निवेश से पहले इनफैक्ट किन बातों का ध्यान रखें? तो स्वाति, देखिए, आप जब इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप एक्सपैंडिंग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं जो कुछ प्रोड्यूस करती है। जैसे लैंड है, लैंड आपको खाना प्रोड्यूस करती है, कल को उस पर वो मॉल बन सकता है, उसके ऊपर फार्म हाउस बन सकता है, बिल्डिंग्स बन सकती है, फैक्ट्री बन सकती है, आउटपुट आएगा कुछ। सिमिलरली इक्विटीज है, इक्विटीज में अंडरलाइंग बिजनेस है या सर्विस है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। देखिए, गोल्ड की इतनी सी ब्रिक है ना, 10 साल के बाद भी इतनी ही रहेगी, उसमें कुछ एक्सपेंशन नहीं होने वाला है। बट गोल्ड इज अ गुड हेज, तो आप उसको हेज स्ट्रेटजीज के हिसाब से ही 5 से 7% ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो बाय कीजिए। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना जो फिजिकल गोल्ड होता है उसको काउंट नहीं करते, पर मेरे हिसाब से वो काउंट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में फिजिकल गोल्ड काफी लोग और रियल एस्टेट काफी लोग काफी मात्रा में रखते हैं। तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज में 5 से 7% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट स्वाति, आपने ये बहुत अच्छा टॉपिक जो लिया है, इसकी एक सबसे खास बात मैं सबको बताना चाहता हूँ जो लोग देख रहे हैं ये शो, कि दैट इंडिया में कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, मान लीजिए ETF या म्यूचुअल फंड या सोवरेन गोल्ड, या आप किसी गोल्ड ई गोल्ड लेते हैं, तो उसमें इंडिया में ये कंपल्शन है दैट इट हैज टू बी बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड। तो उतना गोल्ड हर म्यूचुअल फंड को या ETF वाले को वॉल्ट में रखना पड़ता है अपने कस्टोडियन के पास। दैट्स अ रेगुलेशन इन इंडिया। US और बाकी जगह ऐसा नहीं है, वहाँ गोल्ड बॉन्ड भी चलते हैं। सो आई थिंक 5 से 7% एक सही मात्रा है जो गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और इसलिए भी होना चाहिए कि कल को गोल्ड जो है एक स्टेबल 8-9% रिटर्न दे सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा, आपको जब भी फिजिकल गोल्ड की जरूरत है तब आप उस यूनिट्स को बेच के फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, रादर देन कि उसकी स्टोरेज के लिए लॉकर रख के और एक्सपेंस अपना बढ़ाएं। राइट। तो सोने में निवेश से पहले क्या रखना है ध्यान, सोने में निवेश के तमाम विकल्प और गोल्ड ETF पर खास चर्चा हमने आज की। क्षितिज महाजन और हर्षद चेतनवाला दोनों का करते हैं धन्यवाद हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।